नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लगन की कुंडली में यदि केतु द्वितीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। इससे पहले हम लोग सूर्य से लेकर राहु तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही केतु को भी कंप्लीट करने वाले हैं और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनफैक्ट पहले केतु को पोस्टपोन करने वाले थे, यानी बाद में रिकॉर्ड करने का हमारा प्लान था, लेकिन आप लोगों के बार बार रिक्वेस्ट आ रहे थे कि नहीं सर, जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल केतु को अपलोड किया जाए। तो इस कारण हमने दूसरी प्लेलिस्ट को अभी पॉज कर दिया है और केतु पूरा अपलोड होने के बाद ही हम लोग दूसरी प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार सहयोग देते रहिए और जिस प्रकार के विषय को आप ज्योतिष में गंभीरता से जानना चाहते हैं, अगर उस प्रकार की रिक्वेस्ट हमें बार बार मिलती रहेंगी तो फिर हम आपको वही प्लेलिस्ट देंगे जो आप चाहते हैं। क्लियर हो गया। और हमारा बिल्कुल ये विज़न है कि हम इसको प्राइमरी लेवल से लेकर इंटरमीडिएट, एडवांस, इंटीग्रेटेड लेवल तक लेकर जाएं। श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष के माध्यम से हम ज्योतिष की एक एक बारीकियां आपको समझाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। द्वितीय भाव। द्वितीय भाव माना जाता है हमारे कुटुंब का। द्वितीय भाव से ही हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे पास कितना एसेट्स होगा, कितना धन होगा। वाणी के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं यहाँ से। क्लियर हो गया। तो जब कभी भी इस प्रकार के कॉम्बिनेशन आप देखते हैं, वृष राशि का केतु, याद रखिएगा मैं ये नहीं कह रहा कि वृष राशि में केतु सदैव खराब फल देता है, क्योंकि इसको अपने सपोर्टर की दरकार, अगर जैसे मान लीजिए शुक्र के साथ केतु आ जाता है तो फिर ये शुक्र को सपोर्ट करने लग जाएगा। क्लियर। और किस प्रकार का सपोर्टर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ब्लाइंड फॉलोवर माना जाता है, अपनी बुद्धि नहीं लगाता है केतु। राहु को माना जाता है प्लान बनाने वाला, केतु को माना जाता है उस प्लान को इम्प्लीमेंट माने उसको फॉलो करने वाला। इम्प्लीमेंट तो राहु ही करवाएगा, फॉलो करने का काम केतु का है। यानी हेड माना जाता है स्नेक हेड राहु, और स्नेक टेल माना जाता है जो उस हेड को फॉलो करता रहता है बिना कोई ज़्यादा प्रश्न किए, वो केतु है। अब केतु को मैंने पहले ही बताया आपको, प्रायः पृथ्वी तत्व राशियों और जल तत्व पृथ्वी तत्व राशियों और वायु तत्व राशियों में ज़्यादा अच्छे फल देते नहीं देखा गया है अकेले, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ राहु को प्रिय है मटीरियल। तो पृथ्वी तत्व राशियों में राहु बहुत अच्छा मटीरियल गेन करवाता है, लेकिन राहु इन विषयों से भागते हैं कि भाई पृथ्वी मटेरियल की बात नहीं करते हैं। जल को हम देखकर जोड़ते हैं इमोशंस के साथ, भावनात्मक रूप के साथ। तो जब केतु जल तत्व राशि में बैठता है तो फिर वहां पर आपको, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जल तो मटेरियल है, लेकिन उस जल को विशेष रूप से मन के इमोशंस से देखते हैं। तो इमोशनली वो डिस्टैच करने का काम करता है, अलगाव का काम कर देता है, अलग रहने का काम करता है। और उसमें कहीं बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए जल तत्व राशियों में और अग्नि तत्व राशियों में, फिर कहना ही क्या। या बृहस्पति की राशि में बैठ जाए केतु, फिर कहना ही क्या। अब जैसे पृथ्वी तत्व राशि में, तो ये इसके खुद का रूप, उससे ये विरोधाभास है। तो मतलब ये द्वंद्व की बात नहीं करता है कि भाई लड़ाई झगड़ा करेगा। ये जो भी इम्पैक्ट डालता है वो प्रायः चुपचाप चलता है। मतलब अगर ये कोई बुरा प्रभाव भी देगा केतु तो चुपचाप, एग्रेसिवली नहीं होता स्प्रेड। कोई भी बीमारी देगा चुपचाप, और कई बार इसीलिए ये मतलब बड़े लंबे समय तक छुपी रहती है बीमारी। कहते हैं ना भाई, कोई भयंकर बीमारी हो वो केतु के कारण आती है। लेकिन इसमें जो दूसरी जो भाई, जैसे कोई हमलावर जानवर है उसको तो हम जानते ही हमला कर देगा, और कोई बिल्कुल कभी हमला ही नहीं करता, वो अचानक कुछ ऐसा कर दे, तो ये केतु का जो काम है बीमारियां देने का, या किसी भी विषय में, जैसे अभी यहाँ पर ये बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं गले से संबंधी हल्की फुल्की बीमारी सांसारिक रूप से दिखाई देती है। अगर शुक्र भी कमज़ोर है तो फिर ये गले में कुछ ना कुछ टॉन्सिल्स रेगुलरली बनाता ही रहेगा।
गुप्त रूप से रखता है, मतलब अपने आप को प्रसुप्त बनाकर रखता है कि मेरी बातों को मतलब माना भी जाए और मुझे कोई कोसे भी ना। इस प्रकार से केतु जब गलत हो जाता है तो व्यक्ति का जो कुटुंब को लेकर स्नेह है, कुटुंब को लेकर स्नेह, अगर शुक्र अच्छी अवस्था में कहीं बैठ जाता है स्नेह बरकरार रहता है, लेकिन वो जो केतु वहाँ बैठा है तो उसको अंतर्मुखी कर देता है, यानी वो ध्यान नहीं देता अपने कुटुंबियों की ओर विशेष रूप से। मैं दोबारा बता रहा हूँ, केतु का मतलब अंतर्मुखी हो जाना, उस विषय से विरक्त हो जाना। क्लियर हो गया? तो अब कई लोग ये सोच रहे होंगे सर ये कैसे चलेगा, क्योंकि ये धन भाव भी है, कुटुंब भाव भी है। देखिए, पति पत्नी दोनों की कुंडली उठा के देखिए, अगर दोनों की ही कुंडली में सेकंड भाव कमजोर है तो फिर आपको बैंक बैलेंस यानी जो एसेट्स का फील गुड नहीं हो पाता है। बट इसका कतई अर्थ नहीं है कि आपकी इनकम नहीं होगी। आप इनकम वाले हाउस को भी देखिए, 11th हाउस, दोनों पति पत्नी के लिए देखिए, कहता जी हाँ एकादश भाव हमारा अच्छा है, भूल जाइए, फिर परेशानी होगी आपको, निश्चित रूप से आपको आय होती रहेगी आती। लेकिन हमें उस स्थायी संपत्ति का या उस स्थायी बैंक बैलेंस का आनंद कभी जीवन में नहीं मिलता है। कोई समस्या नहीं है, ध्यान रखिए, ये एक एडवांटेज है। कई लोग कहते हैं सर क्या बात कर रहे हैं, एडवांटेज कैसे है? अरे भैया, अगर आपने इसको स्थिर मान लिया कि यार बस, तो फिर आप ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगे, यार इनकम आ रही है ठीक है, छोड़ो ना, बहुत बढ़िया एसेट्स हमारे पास। ये एक प्रकार से समझिए जरा बात को, एक एडवांटेज का काम करता है कि भाई मुकेश अंबानी जी की कुंडली में अष्टक वर्ग में ज़्यादा मजबूत सेकंड हाउस नहीं है, ज़्यादा मजबूत उनका एकादश भाव है, 11वां भाव है, 44 नंबर मिल रहे हैं। अब कई लोग बड़े खुश हो गए होंगे, अरे वाह 44, काश मेरे होते। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मतलब किसी भी सेलिब्रिटी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर उन्होंने यहाँ 44 किए हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने खोए भी हैं, ज़बरदस्त खोए हैं। क्योंकि नेट जो अष्टक वर्ग साफ साफ कहता है, और वो बड़ी मन को छू लेने वाली बात कि टोटल जो आपको जीवन में मिला है बिंदु पॉइंट्स वो इक्वल है। अगर आपने यहां 44 किया है तो आपने यहां कम भी तो किए हैं, ये नहीं भूलना चाहिए हमको। इसीलिए भगवान हमको सभी भाव बैलेंस दे, ये मांगे आप भगवान से। मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा संपदा दे, वो दे देगा, फिर बाद में रोगे आप। मान लो आपका द्वितीय भाव में हमें 45 नंबर मिल जाते हैं, 50 नंबर मिल जाते हैं, कहता सर ये अच्छा है, बस यही अच्छा है और कुछ नहीं चाहिए आपको। पता लगा शरीर खत्म कर दिया आपका, मरते रहो हॉस्पिटल में कहीं, शरीर नहीं कभी भी साथ देगा आपका, लगा लो सारी संपदा अपने शरीर के ऊपर। तो ये जरा समझना है बात को कि वो क्या अष्टक वर्ग या किसी हाउस का बहुत ज्यादा बली हो जाना, दूसरे को कॉम्प्रोमाइज किया आपने, तब वो आपका बली हुआ है। क्लियर होगा? तो ये सभी दृष्टियां देखनी चाहिए, क्योंकि किसी के अंदरूनी जीवन में तो आप जाकर देखने वाले हैं नहीं कि अंदर क्या और परेशानियां हो रही हैं। मतलब अभी मैं इस चीज़ को, इस विवाद में नहीं जाना चाहूँगा कि भाई उनके जीवन में क्या कमी है। एडवांटेज तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ 44 नंबर मिल गया आपको, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में दोष भी है। इसलिए ईश्वर से औसत मांगना चाहिए कि भाई 28 मिल जाए हमें तो उतना ही काफ़ी है, सभी को पासिंग मार्क्स मिल जाए, और क्या चाहिए आपको। तो मैं वही बता रहा था कि सेकंड हाउस में केतु विरक्ति लाता है, कहीं ना कहीं आदमी ज़्यादा धन भाव के विषय में मतलब विचार ही नहीं करता ज़्यादा कि यार मुझे इकट्ठा करना चाहिए धन वगैरह, एसेट्स, रिसोर्सेज जो भी उसके जीवन में आते हैं उसको लेकर भी वो एक प्रकार से विचार करता है, त्याग। इसी को वो बोल रहा है कि कमज़ोर हो गया है। ध्यान रखिए, इसी को बोल रहा है कमज़ोर। शुरुआत में बच्चे का तुतलाना भी हो सकता है, बोलने में समस्या हो, जीभ लड़खड़ाती हो। अगर शुक्र बली है तो मैनेज हो जाता है, शुक्र भी कमज़ोर है तो फिर द्वितीय भाव में काफ़ी लंबे समय तक बोलने में समस्या, गला सूख गया, ज़्यादा बोला, आध्यात्मिक विषयों को डिलीवर करने की ताकत कम होती है। और आपको लोग यही कहते हैं कि भाई ये समय का पालन नहीं करता है, क्योंकि प्रॉमिसिंग नेचर कौन देता है? वादा
पूरा करने वाला व्यक्ति द्वितीय भाव से देखा जाता है। अब केतु इस अवस्था में बैठा है जहां पर केतु को नीच का माना जाता है। याद रखिएगा, राहु इस राशि में उच्च के हो जाते हैं और केतु इस राशि में नीच के हो जाते हैं। तो नीच का मतलब ये कोई विस्फोटक पारी खेलेगा, आपको मार देगा, ऐसा नहीं है। मैंने बताया बीमारी भी कैसी देता है, गुप्त, चुपचाप। इस प्रकार की बीमारियां, इस प्रकार के नेचर को केतु जानता है। तो कहीं ना कहीं कुटुंब, अगर शुक्र है अच्छा होगा, लेकिन कभी भी वो व्यक्ति कुटुंब के लिए बॉदर नहीं करता है। कहता सर इतने आप क्यों नहीं ध्यान देते अपने लोगों, अपने कुटुंबियों का। कहता बस मुझे ज़्यादा फंसना नहीं है। वो इस प्रकार की वर्डिंग का इस्तेमाल करता है कि नहीं, मुझे इनके साथ ज़्यादा समय फंसना नहीं है। ये उनको परेशान भी करता है। लेकिन अगर शुक्र अच्छा है, वो कितनी बार भी ऐसा बोलेगा, फिर भी कुटुंबी साथ नहीं छोड़ते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। लास्ट क्लास में भी मैंने सिर्फ केतु का प्रथम भाव में वर्णन किया था, लेकिन इसकी दृष्टियों का भी ध्यान रखना है। राहु और केतु की 7वीं दृष्टि को तो हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको, इससे ठीक विपरीत होता है राहु का। अगर राहु यहाँ विपरीत फल दे रहा है, केतु ने अच्छा फल कर दिया, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए राहु और केतु को सप्तम दृष्टि के लिए दृष्टिहीन मानना है। बाकी की दृष्टियां देखते हैं, 1 2 3 4 5। पंचम दृष्टि से केतु देख रहे हैं छठे भाव को। और मैंने बोला जैसे जिस प्रकार से अगर हम जैसे ये वाली राशि है, ये वाली राशि है, तो इन राशियों का स्वभाव है कहीं ना कहीं मटीरियल, और केतु विरक्त हैं। वृषभ राशि से, कन्या राशि से विरक्त हैं ये। तो अगर विरक्ति की बात करता है, तो आप अगर बुध अच्छी स्थिति में है तो प्रतियोगिताओं में मेडल कहीं ना कहीं मिल जाता है, जीत मिल जाती है। अगर स्वग्रही बैठ जाता है, अगर यहाँ उच्च का होकर बैठ जाता है, और केतु की नज़र फिर बुध के मुताबिक काम करेगी। लेकिन अगर बुध कमजोर अवस्था में है, तो ये व्यक्ति अपने छठे भाव से संबंधित विषयों के बारे में बिल्कुल भी मतलब सीरियस, सांसारिक विषयों को लेकर सीरियस नहीं रहेगा। कि सर काम आपने शुरू कर देते हैं, खत्म ही नहीं करते हैं, आप किसी काम को एंड तक नहीं लेकर जाते हैं। एक तो बुध कमजोर हो गया, रही से कि सर आपने केतु ने पूरी कर दी। और अगर बुध मजबूत अवस्था में है, तो केतु एक एडवांटेज का काम करते हैं। मतलब वो लक्ष्य को लेकर बहुत सीरियसली काम भी करता है। और केतु क्योंकि विरक्ति लाता है, क्योंकि आपको पता, जब कभी भी हम इस विषय को लेकर भाई मुझे जीतना है, ये एक भावना है, मुझे जीतना है, ये किसने लाया, बुद्ध ने यहां बैठकर। लेकिन जब हम जीत यानी काम में लगे होते हैं, उस समय एकदम निस्वार्थ, मन में कोई टेंशन नहीं रखनी चाहिए। वो वही ला सकता है जिसके मन में कहीं ना कहीं परम सुख, या जिसने मोक्षा का कहीं उस शब्द का टेस्ट किया। मेरी बात को याद रखिए, एक अच्छे कोई भी अच्छे विनर, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन के लिए भी ये बात जरूरी है कि मुझे मेडल लेना है। लेकिन जब वो रिंग पर उतरता है, उसके मन में जीतने की भावना नहीं, सिर्फ कि भाई मुझे अच्छा खेलना है बस। और ये भावना, ये निस्वार्थ भावना केतु दिलाता है। फिर ये ट्रेमेंडस इफेक्ट ले आता है यहां पर। अगर बुध, यहां देखिए, अगर बुध नहीं होता है तो केतु उल्टा काम कर देगा। बड़ा बहुत सब मतलब टफेस्ट वो जो इसको डिकोड करना होता है, राहु एज वेल एज केतु। राहु तो फिर भी थोड़ा समझ में आ जाता है, हाँ भाई डिप्लोमेट आदमी है, बुद्धि लगाता है बस। केतु तो अंतर्मुखी कर देता है। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एक ही भाव में हमने प्रभाव देख लिए। बुध नहीं है, कोई उसका मतलब बुध कमजोर है, तो कोई ऐसा एजेंडा मिल नहीं रहा है हाउस को, तो केतु तो फिर यही कहेगा भाई छोड़ना, विरक्ति, कोई काम शुरू करेगा खत्म ही नहीं करेगा। लेकिन अगर बुध यहां बैठ जाता है और फिर केतु की दृष्टि पड़ती है, तो फिर वो बेस्ट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट या बेस्ट कंपटीशन विनिंग स्पिरिट लेकर आता है। ये मैंने तय कर दिया कि मुझे जीतना है, लेकिन मैं यही सोचता रहा हूं कार्य के समय सिर्फ मुझे विरक्त होकर कार्य करना चाहिए।
तब हमें बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। यानी तलवार चलाने से पहले जितनी प्रैक्टिस करनी थी, मेडल जीतने के बारे में सोचना था, सोच लो। जब तलवार चल रही है उस समय सिर्फ वो ईश्वरीय ज्ञान या कहीं माइंड शून्य पर होना चाहिए। वो एक बहुत बड़ी एडवांटेज लेकर आता है। मुझे जीतना है नहीं, मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। क्लियर हो गया? तो ये भी एक प्रकार की विरक्ति है। मुझे मेडल चाहिए, मुझे मेडल चाहिए, मुझे मेडल चाहिए, बस बॉक्सिंग कर रहा है, मुझे मेडल चाहिए, मुझे मेडल चाहिए। वो कभी भी अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता। शुरुआत से उसके दिमाग में था कि नहीं, मुझे मेडल तो चाहिए, अब लेकिन जब मैं बॉक्सिंग रिंग में उतर चुका हूं तो मुझे बस अच्छा परफॉर्म करना है। ये विरक्ति कौन लाया? केतु लाया। थोड़ा अभ्यास करेंगे तो समझ जाएंगे। इसीलिए YouTube पर कोई भी प्लेलिस्ट अपलोड नहीं की गई है केतु के ऊपर कंप्लीट, क्योंकि केतु को समझना वन ऑफ द टफेस्ट जॉब माना जाता है। लेकिन हम किसी भी ग्रह को ना तो नाराज करने के मूड में है और ना किसी दर्शक को नाराज करने के मूड में है। दर्शक भी यही चाहते हैं, जितने भी व्यूअर्स हमारे यूट्यूब पर हैं, कि सर बिल्कुल हमें केतु को समझना है। तो आप केतु को समझने के लिए अगर तैयार हैं तो मैं भी केतु को समझाने के लिए तैयार हूं। फिर हम देखते हैं यहां से नवम भाव 5, 6, 7, 8, 9 कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र का नंबर क्या है? 10 नंबर। मकर राशि, अगेन मटीरियल गेन की बात करता है। जैसे मैंने बोला, अगर यहां मंगल उच्च का हो जाए, इस प्रकार की भाव, तो बहुत बढ़िया। अब यहां अकेला घर है और केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो केतु आपके स्टेटस संबंधी विषयों को लेकर ये कुछ पॉजिटिव भी कह सकते हैं। हालांकि मैंने बोला ना, इससे संबंधित चीजों के लिए आदमी सांसारिक एफर्ट करना छोड़ देता है। अब पॉजिटिव कब? इसका घर का या तो मालिक काम कर रहा हो, मंगल यहां स्वग्रही होकर, माने उच्च का होकर बैठा हो, घर का मालिक अगर अच्छी स्थिति में, जैसे यहां बैठा हुआ है एक्सेल्ड करके, तो घर को बचा लेगा। यानी एजेंडा ये यहां पूरा कर देगा। और केतु की दशा, केतु की मतलब ये जो दृष्टि पड़ती है दशम भाव में, वो ये कह रही कि भाई आप इस विषय को लेकर ज्यादा बॉदर नहीं करना है, आनंद लीजिए। कभी जी प्रमोशन नहीं मिल रही है, मिल जाएगी, जब मिलनी होगी तब मिल जाएगी। अब आप इसको बिना शनि के अच्छाई के देखिए, शनि भी कमजोर है, सिर्फ केतु की दृष्टि, तो फिर आदमी सांसारिक विषयों में निराधार हो जाता है। समझ रहे हैं आप? मोक्ष में और जीवन के असफल होने में बहुत करीब का फर्क रह जाता है। हम जिसको कई बार कहते हैं भाई ये तो पागल है, और हम जिसको कहते हैं कि ये तो भाई ईश्वर को जानता, उसी में रमा रहता, परमहंस है, ये तो बहुत करीब का फर्क है। आपको लग रहा है सर क्या बात कर रहे हो आप? फिर आप अपनी बात छोड़िए, शास्त्र पढ़िए। परमहंस के लिए कोई गंदी जगह, साफ जगह नहीं होती है। हर जगह ईश्वर ही होता है। हो सकता है जहां अभी कोई जानवर बैठकर गया हो सकता है विष्ठा भी पड़ी हो जानवर की, उसने मान लिया है कि वो ईश्वर है, तब तो हर जगह वो वहां बैठ जाएगा। आपको लगा कैसा व्यक्ति है ये, पागल है क्या ये? वो मोक्ष की चिंता में, या कह लीजिए मोक्ष के चिंतन में लगा हुआ है। कितना करीब का फर्क है पागल में और एक परमहंस में। कई बार जब, जैसे हम कई परमहंसों की बात करते हैं, कई ब्रिटिशर्स उनसे मिलने गए स्वामी विवेकानंद के गुरु के साथ। स्वामी विवेकानंद भी पहले अपने गुरु से जब मिले तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, कैसा गुरु है मेरा, क्या बात करता है। लेकिन उनको समझने के लिए बहुत ज़्यादा बुद्धि चाहिए, या कहें मोक्ष की वृत्ति चाहिए। मोक्ष की वृत्ति के बिना हम नहीं समझ सकते। तो दशम भाव में यही किया इसने, सांसारिक विषयों को लेकर एकदम निराधार जीवन हो जाता है अगर शनि कमजोर हो जाए। कहते हैं क्या करना है? कहता सर आप स्टेटस के लिए काम कीजिए ना, क्यों नहीं करते हैं काम? तो आप समझ रहे हैं, अगर केतु अच्छी स्थिति में बृहस्पति जैसे प्लैनेट से इंस्पायर होता है तो फिर वो लौकिक जीवन को भी कहीं ना कहीं संभाल कर रखता है, सजो कर रखता है,
और अध्यात्म के लिए भी इंटरेस्ट बनाए रखता है। और अगर कहीं ये अपने से अलग जो उसको प्रिय नहीं है या ऐसी राशियों में देखता है तो उसको सांसारिक रूप से बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। क्लियर हो गया? तो जॉब में प्रमोशन में रुकावटें आती हैं। आपको लग रहा है सर ये दुविधा वो स्वयं माने वो व्यक्ति ऐसा मानने लग जाता है, क्या करना है मुझे। आपको लग रहा है सर ऐसा कौन मानता है, ऐसा तो कोई नहीं मानता। वो व्यक्ति उसके लिए एफर्ट्स नहीं कर रहा है। अगर केतु की दृष्टि है तो खाली फल नहीं, हमें कर्म भी करना है, वो कर्म करने से चूकता है। और यहीं अगर अग्नि तत्व और जल तत्व राशियों, क्योंकि इनको प्राय माना जाता है, अग्नि तत्व और जल तत्व को प्राय विरक्त माना जाता है। जैसे ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण राशियों को माना जाता है कि देखो मेरी बात को समझना, फिर आप इस चीज़ को गलत ले लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मैं कई बार पहले समझा चुका हूं, जब भी मैं ब्राह्मण वर्ण की बात करूंगा तो इसका अर्थ होगा संसार को जो छोड़ने की बात कर रहा है सिर्फ ईश्वर जिसके मन में बसा हुआ है। कहता सर हम तो जन्म से ब्राह्मण है, अभी उसको थोड़ी देर के लिए किनारे रख दीजिए आप, ठीक हो गया। क्षत्रिय कौन? जो जन्म से ही राष्ट्र की सेवा में लगा हुआ है, राष्ट्र के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तनिक भी संकोच नहीं करता। कहता जी मैं तो जन्म से क्षत्रिय हूं, साइड में रख दीजिए इस चीज को। क्योंकि कहते हुए बड़ा दुख होता है कि कई व्यक्तियों ने इस वर्ण व्यवस्था का दुरुपयोग किया है। क्लियर हो गया? सिर्फ अपने परिवार के लिए किसी की जान ले लेना और किसी की जान दे देना, ये मृत्यु के ग्रास कहे जाएंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं कहे जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई होगी। राष्ट्र के लिए ही प्राण या पूरे समुदाय के लिए प्राण न्यौछावर कर देना ही क्षत्रिय धर्म कहा जाएगा। भगत सिंह ने अपनी कास्ट, अपनी स्टेट के लिए प्राण न्यौछावर नहीं किए, राष्ट्र के लिए न्यौछावर किए, वो क्षत्रिय धर्म माना जाएगा। कहता जी मैं तो अपनी कास्ट के लिए, अपने घर के लिए जान कुर्बान कर दूंगा। आप मृत्यु के ग्रास हैं और आप कुछ नहीं है। तो ये समझना है जरा, बहुत ज्यादा विरक्ति जब बढ़ जाती है, और मैंने पहले भी कई बार समझाया है, वैश्य और शूद्र को अच्छा बुरा, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास इस प्रकार से नहीं देखना है। यह देखना है कि भाई आज का संसार कैसा है, मटेरियल वस्तुओं का संसार। तो अगर आपकी कुंडली में आपका वर्ण क्षुद्र है तो आप अच्छा संग्रह करेंगे वस्तुओं का, आप बहुत अच्छे तकनीकी जानकार हो सकते हो। और हमें ऐसे ही व्यक्तियों की आज के समय आवश्यकता है। सभी वर्ण को बेस्ट ऑफ द बेस्ट माना गया है, पृथ्वी को शूद्र माना गया है। मटेरियल की बात कर रहा है, मिट्टी की बात कर रहा है। तो ये समझिएगा जरा। कहते जी आप तो अवहेलना कर रहे हैं। ये डिवाइड एंड पॉलिसी अगर किसी को है तो भैया वो चैनल ना देखें, पहले ठीक करके आए अपनी बुद्धि को, क्योंकि फूट डालो ये अंग्रेजों ने हमें बखूबी सिखाया और वो कामयाब भी हो गए और हमारा सत्यानाश कर दिया। तो जो ग्रहों के इस मनोवृत्ति को समझ जा रहा है वो सही जगह पहुंचेगा, नहीं तो गड़बड़ कर देगा। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना है, कुल मिला के केतु सांसारिक विषयों में यहां अच्छा फल नहीं देते हैं। और मैं फिर ये बोलूंगा कि धन भाव या बैंकिंग सेक्टर कुछ आपका कमजोर भी है, इनकम आ रही है, क्या करना है आपको? सुख जीवन में भरा पड़ा है, घर बहुत अच्छा है, क्या करना है आपको बॉदर होकर? बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनके बैंक बैलेंस में ज्यादा धन नहीं है, घर बहुत अच्छा है, इनकम आ रही है, बढ़िया जीवन बिता रहे हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।